जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के हिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर 4 ट्राइबल्स डिकोज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। हम यहाँ पे एक नोट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं इस नोट्स की प्रॉपर रिकॉर्डिंग करके आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। पहले ट्राइबल्स की बात करें तो ट्राइबल्स ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी खुद की एक कॉमन लैंग्वेज होती है, कॉमन कल्चर होती है, और ये जो ग्रुप होते हैं ये अर्बन या टाउन में नहीं देखने को मिलते हैं। डिकूज की बात करें तो डिकूज हम कह सकते हैं आउटसाइडर को। ट्राइबल्स उन सभी को आउटसाइडर मानते थे जो उनकी कल्चर को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता था। ये मनी लेंडर भी होते थे, ब्रिटिशर्स, ट्रेडर्स, जो कोई भी उनके कल्चर में इंटरफेयर करता था वो उनके लिए एक आउटसाइडर होता था, यानी कि डिकोज होता था। पहली टॉपिक है कि हाउ डिड ट्राइबल्स ग्रुप लिव। ट्राइबल्स ग्रुप रहा कैसे करते थे। तो हम बता दें कि ट्राइबल्स ग्रुप मेनली अपने कल्टीवेशन पर डिपेंड करते थे लाइवलीहुड के लिए। साथ ही साथ वो कलेक्टिंग, ग्रेजिंग, ये सारी चीज़ें, हंटिंग परफॉर्म करते थे। अगर हम कल्टीवेशन की बात करें तो वो मेनली झूम कल्टीवेशन परफॉर्म करते थे, जिसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो झूम कल्टीवेशन मेनली होता क्या है कि फॉरेस्ट होते थे, फॉरेस्ट को काट दिया जाता था। उस प्लेस पे जहाँ पे क्रॉप्स उगा रहता था, ठीक है, उसको कट करने के बाद वो एरिया जला दिए जाते थे और वो जो राख रहती थी उसी पर क्या किए जाते थे, शीट्स को शोन करके वहीं पे कल्टीवेशन किए जाते थे। जब क्रॉप्स रेडी हो जाती थी तो उसको हार्वेस्ट कर दिए जाते थे। ये 2 साल तक चलते थे और फिर इस लैंड को वो छोड़ करके चले जाते थे लगभग 10-12 साल के लिए, ताकि इस लैंड की फर्टिलिटी वापस आ जाए। कुछ ट्राइबल्स हंटर भी थे, कुछ गैदरिंग भी करते थे। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्राइब्स है उड़ीसा का, खोंड्स। उनकी अगर कुछ एक्टिविटी देखें कि वो अपने लाइवलीहुड के लिए किस किस चीज़ों पर डिपेंड थे, तो ये सारी एक्टिविटी इस नोट्स में आप देख सकते हैं। 8 फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कि किस तरह से उनकी पूरी जो लाइफ थी फॉरेस्ट पर किस तरह से डिपेंड थी। कुक फूड विद द ऑयल ऑफ साल एंड महुआ, यूज हर्ब फॉर मेडिसिन, यूज कुसुम एंड पलाश फ्लावर टू कलर, दे समटाइम रिलाई ऑन अ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम बता दे तो यहाँ पे एक कमोडिटी के बदले दूसरे कमोडिटी को लिया जाता था। ठीक, अगर किसी को गेहूँ की ज़रूरत है और सामने वाले पर्सन को अगर चावल की ज़रूरत है तो वो एक दूसरे से एक्सचेंज करके ले लेते थे। इसी सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता था। सम ऑफ देम डिड ऑड जॉब इन विलेज, कुछ विलेज में एक्टिविटी करके अपने पैसे कमाते थे। सम ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी फील रिलेक्टेंट टू डू वर्क एज लेबर लाइक अ बेगर्स। ठीक, कुछ जो ट्राइबल कम्युनिटी होती थी वो एज ए लेबर या फिर स्लेव की तरह काम करने में हिचकते थे। उसमें से एक कम्युनिटी जो थी वो बेगर्स कम्युनिटी थी, जो कि मध्य प्रदेश की काफ़ी पॉपुलर कम्युनिटी है। डिपेंडेंस ऑन द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर, और ये अपनी लाइवलीहुड के लिए ये ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स पर भी डिपेंड रहते थे। तो ये हो गया कि उनकी लाइफ कैसे थी, उनकी डिपेंडेंसी के बारे में देखा। और अगर बात करते हैं ट्राइबल्स लाइफ को जानने की, कुछ ट्राइबल्स ग्रुप हंटिंग और रियरिंग भी करते थे। मैनी ट्राइबल्स लिव बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल। ठीक है, एनिमल हंट के साथ साथ वो हर्डिंग, रियरिंग भी करते थे। रियरिंग की बात करें तो रियरिंग मतलब होता है कि एनिमल हस्बेंड्री। पेस्टोरलिस्ट मूव विद अ हर्ड ऑफ कैटल शिप अकॉर्डिंग टू सीजन। पेस्टोरलिस्ट जो रहते थे सीजन के अकॉर्डिंग अपने हर्ड कैटल, जो गाय वगैरह रहती थी, उन सब के ग्रुप के साथ वो क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक एज पर द सीज़न वो चेंज करते रहते थे। जिस जगह पे उनको ज़्यादा ग्रासलैंड वाला एरिया मिलता था वो सीज़न वाइज उस जगह पर जाना प्रेफर करते थे। वन गुज्जर ऑफ पंजाब हिल प्लस लबादिस ऑफ द आंध्र प्रदेश, ये कैटल हर्डर थे। गड्डिस ऑफ कुल्लू ये शेफर्ड थे। बकरवाल ऑफ कश्मीर ये गोट रेयर थे। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल पॉइंट है, ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी कहाँ की है, और साथ ही साथ ये आपके एग्जाम में वन लाइनर में भी पूछ सकता है एज ए MCQ। और अगर डिटेल में देखें तो सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। 19th सेंचुरी के पहले ट्राइबल्स ग्रुप जो थी वो अपनी
जैसे अभी हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखा, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के पहले वो एक ही प्लेस पर रह के कल्टीवेशन करती थी, ठीक है। और वो जो लैंड रहता था किसी इंडिविजुअल का ना होकर के उस पूरी कम्युनिटी का ही बिलोंग करता था। लेकिन कॉलोनियल रूल आने के बाद इनकी लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। किस तरह से पड़ा, हम ये डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं कि कॉलोनियल के आने से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले उनकी लाइफ कैसी थी। तो जो ट्राइबल चीफ जो रहता है उसके पास सारी अथॉरिटी होती थी, इकोनॉमिक पावर होती थी, उस ट्राइबल कम्युनिटी की अपनी खुद की पुलिस होती थी, वो अपने में उनकी एक लोकल रूलर होती थी, अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स, ठीक है, और उनके पास वो अपनी ज़मीनों को रखने का अधिकार भी होता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ, वो सारी अपनी अथॉरिटी खो दी। अब उनको ब्रिटिशर्स के रूल फॉलो करते होते थे, उनको ब्रिटिशर्स पे को ट्रिब्यूट देने होते थे अपनी इनकम पे, और वो अपने जो ट्रेडिशनल्स थे, जो उनकी एक कॉमन कल्चर थे, वो अब उसको इंडिपेंडेंटली फॉलो नहीं कर पा रहे थे। देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा। जैसे कि हमने देखा कि उनकी मोस्ट ऑफ द लाइवलीहुड कल्टीवेशन पर डिपेंड करती थी, स्पेशली शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन। लेकिन ब्रिटिशर्स ने लैंड सेटलमेंट अप्लाई कर दिया। लैंड सेटलमेंट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, उनको लैंड को मेज़र करते थे ब्रिटिशर्स, डिफाइंड राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल। अब वो जो ज़मीन थी किसी क्लैन की, किसी कम्युनिटी की न होकर के अब वो ज़मीन को इंडिविजुअल बना दिया गया। फिक्स रिवेन्यू डिमांड ऑफ स्टेट, और एक रिवेन्यू फिक्स कर दिया गया कि इस ज़मीन से हमें इतना पैसा लेना है। कुछ जो नहीं दे पाते थे उनको एज ए टीनेंट वर्क करना पड़ता था, कुछ जो थे वो लैंड ओनर थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ब्रिटिशर्स प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि वो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो ट्राइबल्स कम्युनिटी होती थी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर जाती थी, जिसकी वजह से उनको टैक्स कलेक्शन में दिक्कत होती थी। इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने लैंड सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस किया। ये हालांकि सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कुछ एरिया में वाटर की कमी थी, वहाँ की मिट्टी जो थी काफ़ी सूखी रहती थी, तो फसल उगता नहीं था और वो पैसे पे नहीं कर पाते थे। काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुआ, और विद्रोह होने के बाद ब्रिटिशर्स अल्टीमेटली अलाउ झूम कल्टीवेशन इन सम पार्ट। कुछ प्लेसेस पे फिर उनको झूम कल्टीवेशन अलाउ करना ही पड़ा। इन सब के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉ भी इंट्रोड्यूस किए थे। फॉरेस्ट लॉ इंट्रोड्यूस करने का मेजर रीज़न ये था कि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि ये फॉरेस्ट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन करे, क्योंकि जब फॉरेस्ट में वो उसको ट्री कट करने के बाद जब वो वहाँ पे बर्न करते थे तो उसके साथ बाकी सारी जो फॉरेस्ट होती थी, ट्री होती थी, वो भी जल जाती थी। इस वजह से ब्रिटिशर्स को जो लकड़ियाँ होती थी, जो उनकी नेवी शिप्स वगैरह बनाने के लिए, स्लीपर वगैरह बनाने के लिए चाहिए होती थी, अब उनको वो नहीं मिल पाती थी, इसलिए वो फॉरेस्ट लॉ ले आए। इन सब के साथ साथ वो नहीं चाहते थे कि जो ट्राइबल्स हैं वो एंटर करें और हनी वगैरह गैदर करें फ्री का, इस वजह से फॉरेस्ट लॉ लाया गया। ब्रिटिशर्स ने अब फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। आप क्लास 9th में आगे पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट जो थी वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दी गई थी, रिजर्व में, प्रोटेक्टेड में एंड द विलेज फॉरेस्ट में। रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो उसमें क्या था कि फॉरेस्ट पीपल्स को जाना अलाउड ही नहीं था बिल्कुल वहाँ पे। उस फॉरेस्ट में टिम्बर प्रोड्यूस किए जाते थे जिसको ब्रिटिशर्स की नीड पड़ती थी फॉर देयर नेवी शिप। ब्रिटिशर्स को डिफ़िकल्टी होती थी कि किस तरह से उनको लेबर चाहिए होते थे, कि उनको लेबर मिल जाए पेड़ को कटवाने के लिए, तो इसलिए वो क्या करते थे कि कुछ ज़मीन का टुकड़ा वो ट्राइबल्स को दे देते थे कि इतने एरिया पर आप झूम कल्टीवेशन करिए और मेरे लिए ये काम कर दीजिए। अगर आप मेरे लिए काम करेंगे पेड़ को काटने का, तभी हम आपको ये ज़मीन देंगे। इस कंडीशन पर उनके काम करवाए जाते थे। और जो उस फॉरेस्ट में रहना भी चाहता है, ठीक, उनको वहाँ पे फ्री का लेबर भी प्रोवाइड करना पड़ता था, यानी कि उनके लेबर सर्विस के लिए कोई भी चार्जेस नहीं दिए जाते थे। हालांकि इस ब्रिटिश के इस पॉलिसी का काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था।
असम में हम देख सकते हैं कि संग्राम संगमा नाम का विद्रोह भी हुआ था। फॉरेस्ट सत्याग्रह 1930 में चलाए गए थे। इस तरह से विद्रोह करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश हुई थी, पर ये सारी चीज़ें ट्राइबल्स के लिए किसी काम की नहीं हुई। 19th सेंचुरी में ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स वर कमिंग इनटू फॉरेस्ट मोर ऑफन। ठीक, 19th सेंचुरी में क्या हुआ, ट्रेड पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा कि अब जो ट्राइबल्स जो रहते थे दे आर वेरी सेग्रीगेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। वो सोसाइटी से काफ़ी अलग रहते थे। उनको उन सोसाइटी में इतने चालाक लोग रहते थे, इस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थे, और इसीलिए हम देखते हैं कि वो हमेशा किसी न किसी ब्रिटिशर्स के जाल में हमेशा फंस जाते थे। ट्रेडर्स जो रहते थे वो लोन देते थे ट्राइबल्स को। ठीक है, लोन देने के साथ वो कहते थे कि उनके यहाँ वो काम करें। ठीक है, और साथ ही साथ वो उनसे जो भी फॉरेस्ट से सामान वो कलेक्ट किए रहते थे उनको काफ़ी कम रेट पर ख़रीद करके वो बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते थे एट द 5 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल प्राइस। तो इस तरह से ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था। 19th सेंचुरी में उनकी एक्सप्लॉयटेशन इस तरह से बढ़ गई कि टी प्लांटेशन, माइनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें एक्सपेंड हो रही थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी तेज़ी से बढ़ रहा था, और ब्रिटिशर्स को कम रेट पर लेबर चाहिए रहते थे, तो वो ट्राइबल्स को ही रिक्रूट करते थे। ट्राइबल्स को टी प्लांटेशन असम में जो था और कोल माइनिंग झारखंड में, इसके लिए अपॉइंट कर दिए जाते थे। सो दिस इज़ द ओवरऑल समरी ऑफ द चैप्टर with notes. आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, एंड आपके सब्सक्राइबर्स से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे भी वीडियो अपलोड करने का। सो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर करिए।